एक बार सुनना, कोई खाली कटोरा लेकर के अगर आपके सामने आए तो उनको देखकर घृणा मत करना। ये मत समझना कि वह कुछ मांगने के लिए आया है। हो सकता है वह किसी को कुछ बांट कर आया हो। अगर खाली कटोरा लेकर आया है तो ये मत समझना कि वह कुछ तुमसे मांगने आया है। हो सकता है वह किसी को बांट कर आया हो कुछ। चलिए इसी से कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी ऊंट खरीदने गया। मार्केट बाजार गया, वहां ऊंट खरीदा और ऊंट का जो पैसा था वह ऊंट वाले को दे करके और ऊंट लेकर के वापस घर आ गया। घर आया, घर पर उनका एक ईमानदार नौकर था जो हर काम को करता था, उनके सारे कामों को। उसे पता चला कि एक नया ऊंट आया है घर में। वह गया और ऊंट के ऊपर जो बैठने वाली सीट होती है ना, उसको जब वह उतारा तो उसके नीचे एक थैली मिली। वह थैली को देखा, थैली खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे रखे हुए थे, हीरा। वह देखा, बड़ा आश्चर्य हो गया। वह दौड़ा दौड़ा गया अपने मालिक के पास, बोला कि आपने तो केवल ऊंट ही नहीं, आपने तो बहुत सारे हीरे भी ले आए हैं। मालिक कहा, क्या बोला? हाँ, हीरे ले आए हैं, हीरे हैं उसके अंदर। थैला दिया और कहा कि देखिए इसमें बहुत सारे हीरे हैं। वह ऊंट के नीचे जो बैठने वाली सीट थी ना, उसके नीचे लगा हुआ था, रखा हुआ था। मालिक लिया, खोला, उसमें देखा बहुत सारे हीरे थे। वह कहा कि लाओ मैं इसे जिसका है उसको दे आता हूँ, जिससे हम ऊंट खरीदे हैं उसको दे आता हूँ। नौकर कहा, कैसा आदमी आप हैं? आपने ऊंट खरीदा, उसके नीचे था, कोई थोड़ी जानता है कि आपने हीरे लिए हैं, इसको रख लीजिए। कहा नहीं, जिसका है मैं उसको दे आता हूँ। हम नौकर कुछ नहीं कर सका, मालिक लिया और वापस चला गया उसी शहर में जहां से वह खरीदा था। वहां गया, ढूंढते 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 काफी ढूंढने के बाद जिस व्यक्ति से वह ऊंट खरीदा था वह मिला उसे। उस व्यक्ति को कहा कि आपका हीरा वह ऊंट के सीट के नीचे चला गया, मैं आपको ये देने आया हूं वापस। वह व्यक्ति कहा, अरे ये आपके पास चला गया, तभी तो मैं ढूंढ रहा था कि आखिर ये गया कहाँ मेरा हीरा। वह ढूंढ रहा था कि ये मेरा हीरा गया कहाँ। वह जो व्यक्ति था, थैला दिया और कहा कि देख लीजिए आपका पूरे हीरे। वह व्यक्ति क्या किया, लिया और कहा कि रुकिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और कहा कि इसमें से कुछ हीरे आप रख लीजिए, आपकी ईमानदारी के लिए मैं दे देता हूँ। वह कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। कहा नहीं कुछ रख लो ना, ईमानदारी के लिए कुछ रख लो। वह कहा मैं पहले ही इसमें से 2 हीरे ले रखा हूँ। वो व्यक्ति कहा, अरे 2 हीरे रख लिया? उसको गुस्सा आया, ऐसा हुआ, लेकिन वह अपने गुस्सा को शांत किया और वो अपने हीरे को गिनना शुरू किया। गिनती किया तो पूरे जितने हीरे पहले थे उतने हीरे थे। उसने कहा तो मेरा पूरा हीरा है, तुम रखा कहाँ? कहा नहीं मैं 2 हीरा पहले रख चुका हूँ इसमें से। कहा नहीं, इसमें से मेरा जितना हीरा है उतना हीरा है। कहा मैंने पहले 2 हीरे रखा और उसका नाम है, एक ईमानदारी और दूसरा आत्मसम्मान। यानी मैंने अपने हीरे यानी आत्मसम्मान और ईमानदारी को ही मानता हूँ, इसीलिए मैं आपके हीरा नहीं ले सकता। आपने क्या समझा? जिंदगी में ईमानदारी और आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, पैसा है, पैसे से ही जिंदगी चलती है, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। इसीलिए ईमानदारी होनी चाहिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 10 उपनिवेशवाद और देहात। इसका हमने आपको कई वीडियो दिए, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय का भी हमने एक वीडियो दिया। आज चलेंगे हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन का, जो हमने 1 से 10 तक का क्वेश्चन दिया था, उसी में से हमारा बच गया है 11 से लेकर के 19 तक का क्वेश्चन, सॉरी 18 तक है, शायद 18 तक का क्वेश्चन। उसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। करना क्या है, आपको वीडियो को एकदम शांति मूड में देखिए, बिल्कुल सारी क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है महालवारी राजस्व व्यवस्था की विशेषता। महालवारी राजस्व की व्यवस्था, हमने बताया था कि जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी,
वह भारत में 3 तरह की राजस्व व्यवस्था लगाई थी। नंबर 1 अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों के साथ साझा किया था। दूसरा था महालवारी, महालवारी में गांव के महाल के साथ, और रैयतवारी में सीधे किसान के साथ। क्लियर है? तो हमें पढ़ना है महालवारी। महालवारी व्यवस्था गांव के महाल और कंपनी के साथ किया जाता था। यानी गांव में एक व्यक्ति को चुना जाता था, जो धनाढ़ अमीर या जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होते थे उसको लिया जाता था, और उस गांव का कर वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार उस महाल को दिया जाता था। इसीलिए उसका नाम रखा गया महालवारी व्यवस्था। एक निश्चित रकम पर उस महाल को 1 साल के लिए दे दिया जाता। वो महाल गांव के लोगों से कर वसूलते, कर वसूल करके और कंपनी में जमा कर देते थे। यह 20 से 30 वर्षों के लिए निश्चित किया जाता था। वसूलने का अधिकार गांव के महाल को मिलता था। यह कितने समय के लिए निश्चित होता था? 20 से 30 वर्षों के लिए। ऐसा नहीं कि एक महाल को 25 से 30 वर्ष के लिए होता था, माने वो महाल चेंज होता था। जो उसका राजस्व था वो निश्चित था कि तुमको इतना राजस्व देना पड़ेगा। इसमें गांव के किसान को एक ब्यौरा रखा जाता था, जिस पर साथ में भूमि का विवरण लिखा होता, और किसान के कर देते वो जमीन के मालिक होता था। जब वो कर नहीं देते थे, जमीन का उसे हटा दिया जाता। उत्पादकता की जांच भी कंपनी करती थी। यानी आपने क्या समझा कि जब तक आप कर जमा कर रहे थे तब तक जमीन आपकी, कर देना बंद, जमीन से निष्कासित कर दिए जाते। और उत्पादन का जांच भी कौन करती थी? तो कंपनी का आदमी। साल 2 साल में, 4-3 साल में एक बार कंपनी का आदमी आता और वो जांच करता कि हमने जो राजस्व लगाया है कहीं उससे ज्यादा उत्पादन तो नहीं हो रही है, इसकी जांच वो करता था। क्लियर? तो फिर से समझेंगे मेरे भाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, क्या लिखोगे? लिखना महालवारी एक ऐसी राजस्व व्यवस्था थी जिसमें गांव के एक व्यक्ति, जिसको महाल कहा जाता था, उसके साथ और कंपनी के साथ एक समझौता होती। गांव के जितने भी लोग किसान होते थे वह राजस्व किसको जमा करते? महाल को। और महाल उसको ले जाकर के कहां देते थे? कंपनी में। जब तक आप किसान अगर कर जमा कर रहा, राजस्व जमा कर रहा, तब तक वह किसका होता? खेत किसानों का। अगर राजस्व जमा करना बंद तो उसको खेत से निष्कासित कर दिया, जमीन से निष्कासित कर दिया जाता था। और ये कितने वर्षों के लिए होती थी? तो 20 से 30 वर्षों के लिए लागू की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आपको 11 समझ में आया होगा, अब 12 देखते हैं। अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ समझौता करके कृषकों के अधिकार की अवहेलना करके भयंकर भूल की थी। क्यों? देखिए, हमने पढ़ा था कि जो जमींदार थे उनके साथ उन्होंने एक सौदा किया कि भाई जितनी जमीन है उसका कर वसूलने का काम कौन करे? तो जमींदार करेगा। किसानों का कोई विशेष अधिकार नहीं रखा गया, हर स्थिति में किसान दबा रहे थे। तो यहां पर गलती भूल क्या हुई समझिएगा। होता क्या था कि कंपनी अपने राजस्व वसूलने के लिए जमींदार के हाथ में सौंप दिया। किसके हाथों में सौंपा? जमींदार के हाथ में। इसका परिणाम हुआ कि जमीन से कंपनी का सीधा संपर्क टूट गया। कंपनी का संपर्क जो है जमीन किसानों से टूट गया। अब कृषि के विकास की ओर वो कोई ध्यान नहीं देता। कर तो वसूलता जमींदार, कंपनी को मिलता। जमींदार सोचता था कि भाई हमें क्या जरूरत है, क्योंकि कर कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। तो कृषि के विकास की ओर ध्यान कौन करेगा? कंपनी करेगा। और कंपनी को सीधे राजस्व मिलता था, किसान की समस्या तो उसे मालूम थी नहीं। तो अब वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों स्थिति में ऐसे दो नाव पर सवारी हो गया। ना तो जमींदार कृषि की ओर ध्यान दे रहा था, ना ही कंपनी। जमींदार को एक निश्चित रकम पर ही दिया गया था कि आपको इतना ही कर देना है। अब अपने आय को बढ़ाने के लिए जमींदार किसानों से ज्यादा कर वसूलता था, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन क्या होने लगे? गरीब होने लगे। मतलब उनकी जो कृषि व्यवस्था थी वो धीरे धीरे चौपट होने शुरू हो गए। किसके कारण? तो पहला नंबर कृषि के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं, और दूसरा नंबर जमीन का अधिक से अधिक कर वसूला जा रहा था, इस कारण। तो कुल मिलाकर के उस समय राजस्व धीरे धीरे क्या होने लगा था? कम होने लगा था। किसान की स्थिति खराब होने लगी, गड़बड़ होने लगी। मेन कारण था राजस्व का अधिक वसूली और कृषि के विकास की ओर कोई ध्यान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको ये 12 समझ में आया होगा। अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त से क्या लाभ हुए? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से कुछ हानि भी हुई तो कुछ लाभ भी हुए हैं। और क्या लाभ हुए हैं सुनिएगा। अस्थाई बंदोबस्त पहले है क्या, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इससे लाभ देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से लाभ हुआ
कि कंपनी को कर वसूलने के लिए अलग से कोई व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ी। माने कोई भी कंपनी होती थी तो कंपनी को अधिक मतलब बाहर से कोई कर वसूलने के लिए लड़का रखने की जरूरत नहीं होती थी। अब बिना लड़का रखे हुए, बिना आदमी रखे हुए आपको कर मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा? क्या? तो कंपनी को फायदा यहां हुआ कि उसको कोई लड़का रखने की जरूरत नहीं, कर मिला, एक नंबर। दूसरा फायदा क्या हुआ सुनिएगा, कंपनी को फायदा हुआ कि आज का जो अनाज का कीमत है इसके हिसाब से वह कर नहीं लगाता था। आज के 10 वर्ष बाद कितनी अनाज की कीमत होगी उसका एक आकलन लिया जाता था और उस आकलन के अनुसार वह कर लगाता था। देखिए, तो राजस्व स्वाभाविक से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 10 साल बाद जो अनाज की कीमत होगी अभी आप कर लगा दिए उसके हिसाब से, तो आपको राजस्व ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ कंपनी को दो फायदे थे, पहला तो लड़का रखने की जरूरत नहीं, दूसरा 10 वर्ष पहले उतना ही कर लगाया गया, जिन कारणों से कंपनी को बहुत सारा लाभ हुआ। चलिए, ये तो कंपनी को लाभ हुआ। अब चलते हैं हम जमींदारों को क्या लाभ हुआ। तो जमींदार को एक निश्चित रकम पर दिया गया था कि आपको एक साल में मान लीजिए 1 लाख जमा करना था। अब जमा करना है 1 लाख और जमींदार वसूली करता किसान से 7 लाख, यानी बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा वसूलता था। देना बहुत कम और वसूलता बहुत ज्यादा। तो जमींदारों की स्थिति दिन प्रतिदिन और क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वो ऊंचे ऊंचे भवन में रहने लगे, बड़ी नहीं, सब कुछ उसका बढ़ता जा रहा था और किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे थे। तो आपने क्या समझा, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को भी लाभ हुआ और जमींदारों को भी लाभ हुआ। लाभ पूछ रहा था, लाभ लिखना था, और हानि किसको हुई, किसानों की। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। चलते हैं 14 सुनते हैं क्या कहता है। रैयतवारी व्यवस्था क्या थी, इसमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे, सुनिएगा। रैयतवारी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है रैयत। हम गांव में रैयत किसको कहते हैं, जैसे आपकी जमीन हो और आपके जमीन पर जब हम बस जाते हैं, उस जमीन का मालिक हम नहीं है, आप हैं। आपकी जब इच्छा होगी आप हटा सकते हैं। आपकी जमीन है, खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, आपकी मन होगा तो जमीन आप हमसे ले सकते हैं, तो हम आपके रैयत कहलाएंगे। क्लियर? रैयत ये होता है, समझ गया ना भाई। रैयत का मतलब आपकी जमीन पर खेती हम कर रहे हैं, आपकी जब इच्छा हो आप हमें हटा देंगे, रैयतवारी। ठीक वही यहां पर रैयतवारी का मतलब हुआ कि रैयतवारी कंपनी और किसान के साथ सीधा इकरारनामा यानी ठेका होता था। किसान के पास जो जमीन होती थी वो किसान जमीन का मालिक नहीं होता था। जब तक आप खेती कर रहे हैं तब तक आप जमीन का मालिक हुए, यानी राजस्व दे रहे हैं। तब तक राजस्व देना बंद तो समझिए आप कंपनी के आदमी खत्म। यानी कहने का अर्थ है किसान वो जमीन का मालिक नहीं होता था, वो जमीन छीन करके फिर दूसरे किसानों को दे दिया जाता था। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, जमीन आपकी हुई, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, तो कर दे रहे हैं तब तक। जिस दिन से आप राजस्व देना बंद कर दिए, कंपनी का आदमी आएगा, जमीन छीन करके दूसरे किसानों के हाथे कर देगी और आपको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? रैयतवारी का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो रैयतवारी में क्या हुआ कि किसान के साथ सीधा इकरारनामा। यहाँ पर जमींदार और महल नहीं होते थे, किसान और कंपनी का आदमी ही आता था कर वसूलने के लिए। क्लियर? अब आपके दिमाग में आता होगा ए सर, तो कंपनी के आदमी को कैसे पता चलेगा कि कितना इसे कर वसूलना है? तो वहां पर भी वहां ने क्या किया था, कंपनी ने हर किसानों के पास जितनी जमीन थी उस जमीन का एक ब्यौरा तैयार कर रखा था, और उसके पास किसान के पास एक सर्टिफिकेट होती थी कि उसके पास इतनी जमीन है, इतना कर वसूलना है, सब लिखा रहता था। जब कंपनी का आदमी जाता था उसको कागज को देख करके पढ़ लेता था, अच्छा इसके पास इतनी जमीन है, इतना कर वसूलना है। डाउट क्लियर? चलेंगे आगे। तो आशा करते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। 15 देखते हैं। पहाड़ियां लोगों के जीवन की मुख्य विशेषता। पहाड़ी लोगों की जीवन की मुख्य विशेषता सुनिएगा कि जो पहाड़ी लोग हैं वो कहां रहते थे भाई, तो राजमहल की पहाड़ियों पर। यानी जहां भी पहाड़ी था, कोई राजमहल की पहाड़ी ही एक निश्चित नहीं है था, मतलब एक आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है राजमहल की पहाड़ी, इसलिए हमने लिखा राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी पर वो रहते थे, पूरा जंगल को वो अपना घर मानते थे, जमीन मानते थे, और इसमें कहते थे पूरा हमारा अधिकार है, इसके अंदर किसी लोगों को आना नहीं पसंद करते थे। कोई बाहरी लोग इसके अंदर आ जाए वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। साथ ही साथ जमीन की वो खेती नहीं करते थे, झूम खेती करते थे। जंगल में इमली के पेड़ के पास वो ठहरते थे, माने घर बनाते थे, और आम के छांव में रहते थे। कुछ जानवरों को पालते भी थे, साथ ही साथ वो महुआ के फूल या जंगली कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पहाड़ी लोगों का ये जीवन यापन कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले कहाँ रहते थे, पहाड़ी में रहते थे,
पूरा जंगल उनका घर होता था। जंगली जानवरों को शिकार करना और कंदमूल प्राप्त करके अपना भोजन ग्रहण करना। थोड़ी मोरी खेती करते थे, झूम खेती, जंगल को काट देते थे और वहां पर झूम खेती करते थे, ठीक है। और कहाँ घर बनाते थे अपने यहाँ? तो पेड़ के नीचे, इमली का पेड़ के नीचे घर बनाते थे और आम की छांव में वो ठहरते थे। क्लियर? तो ये थे हमारे पहाड़ी लोगों की कुछ विशेषताएं। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 16 क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। जमींदार रैयत से भू राजस्व की वसूली कैसे करते? उसके लिए भू राजस्व वसूली एक समस्या क्यों थी? बैठा हुआ था। जमींदार रैयत यानी किसान जो थे, जमींदार किसान से कैसे राजस्व वसूली करते थे? हमने बताया था कि जो जमींदार होते थे उनको एक ठेका दे दिया जाता था कंपनी की तरफ से कि आपको 10 वर्ष तक लगातार हर वर्ष महीने के अंतिम तारीख को शाम के समय में आपको इतना कर जमा कर देना है। अब कंपनी के आदमी गांव में जाते थे, कंपनी सॉरी जमींदार का आदमी कहां जाते थे? गांव में जाते थे और हर किसानों के घर जा करके उनसे कर वसूलते थे। वहां पर समस्या क्या होती थी? कुछ किसान ऐसे होते थे जिनमें उत्पादन नहीं हुआ, वो कर नहीं देते थे, तो वहां पर उनके साथ समस्या खड़ा हो जाता है। या आपने पढ़ा था कि बंगाल में कुछ जोतदार होते थे या कुछ मुखिया होते थे जो जमींदारों से उनकी टैली नहीं होती थी, पड़ता नहीं था, तो वो लोग न जमींदारों का कर देने के लिए मना करते थे, किसानों को उकसाते थे। और जो लोग मुखिया या जोतदार के काफी करीबी होते थे वो जमींदारों को कर देना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में कभी कभी जो कर वसूलने वाले लोग होते थे और किसान के बीच में झगड़ा भी हो जाता था, है ना। अर्थात जमींदारों को कर वसूलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जमींदार कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे, और जब उनके आदमी जाता था कहाँ? गांव में कर वसूलने के लिए, तो वहां के कुछ लोग जो होते थे वो कर देने से इनकार कर देते थे। ऐसी स्थिति में उनके साथ कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती थी। क्लियर? तो जमींदारों को कर वसूलने में कठिनाइयां। चलते हैं 17 नंबर, दक्कन दंगा आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए, हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में जो क्रांति हुई, क्रांति में अंग्रेजों की नींव हिल गई थी, अंग्रेज की काफी हानि हुई थी उसमें। लेकिन अंग्रेजों को अंत में यह महसूस हुआ कि अगर इस तरह की क्रांति भारत में होती रही तो भारत में टिक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए भारत की क्रांति के बारे में जांच होनी जरूरी है, और जांच होने के लिए, जांच करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा दक्कन दंगा आयोग। 1857 में क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जांचने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाई? एक समिति बनाई। समिति का क्या नाम था? दक्कन दंगा। क्यों? जांच के लिए। जब समिति भारत आई और जांच के बाद उसने बताया कि भारत में दंगा का मेन कारण क्या था? अधिक से अधिक कर वसूलना, कर ज्यादा वसूला जा रहा था, इसलिए दंगा हुआ। आगे चलेंगे, नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 1770 से 80 के बीच पहाड़ियों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों की नीति का वर्णन है। देखिए, हुआ था क्या है कि 1770 से लेकर के 1770 से लेकर के 1780 के बीच अंग्रेजों का ध्यान कहां गया? जंगल की ओर गया। जंगल की ओर क्यों गया? क्योंकि उस समय उन्हें क्या जरूरत थी? लकड़ी की ज्यादा जरूरत थी। उस समय रेल का आविष्कार हो चुका था, रेल का स्लीपर, नाव, इन सब को बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। और भारत की लकड़ियां मजबूत थी, और ये पहाड़ी लोग क्या कर रहे थे? लकड़ी को जला जला करके बर्बाद कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा अरे यार सारा लकड़ी जल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने झूम खेती बंद कर दी। अब सीधा क्या हुआ? झूम खेती बंद होने से, जंगल में इन लोगों के प्रवेश से वहां के पहाड़ी लोग को लगा कि हम लोगों के साथ ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अब अंग्रेज का वो विरोध करने लगे। अंग्रेज उन विरोधियों को शांत करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक समझ रहे हैं ना? अत्याचार करना शुरू किया, सीधा सीधा, यानी पहाड़ियों के बीच और अंग्रेजों के बाद सीधा संघर्ष हो गया, लड़ाइयां हो गई, कई पहाड़ी लोग मारे गए, कई अंग्रेज भी मारे गए, ठीक है ना। यानी कि उस समय दोनों के बीच में काफी आक्रामक नीति थी, अत्याचार हो रहा था लगातार। अंत में अंग्रेजों ने वहां के मुखिया से संपर्क साधा, जो पहाड़ी लोग होते उससे मुखिया से संपर्क साधा कि भाई मुखिया से ही काम हो जाएगा। तो पहाड़ी लोग मुखिया का विरोध करने लगे,
वो लोग सोचे कि मुखिया जो है ना किसे मिल गया है, अंग्रेजों से मिल गया है, अर्थात विद्रोह की भावना और क्या हो गई, तेज हो गई। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। सबसे पहले तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, जाते हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। अगले दिन हम मिलते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।